आज हम स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ण क्या है जानते हैं। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द निर्माण की लघुतम इकाई क्या है। आप लोग ध्वनि भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में वर्ण है तो वर्ण भी लिख सकते हैं। ध्वनि और वर्ण कोई अलग नहीं है, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि और जब हम उसी को लिख देते हैं तो वर्ण। ठीक है। वर्ण के भेद। स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। तो कितने स्वर हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। स्वरों के भेद देखते हैं। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं। तो हम जैसे उच्चारण करते हैं स्वरों का या फिर मात्रा के आधार पर उनके तीन भेद हैं। क्या क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? इन्हें मूल स्वर तथा एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, री। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को। और ये एकमात्रिक हैं। और क्या क्या हैं? 4 हैं टोटल ह्रस्व स्वर। अ, छोटी ई, छोटा उ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा था, यहाँ पे 2 मात्राएं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो कितना समय लगता है? दुगुना समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है। ह्रस्व स्वर हो गए 4 और दीर्घ स्वर हो गए 7, टोटल 11 स्वर वर्ण। प्लुत स्वर। संस्कृत में प्लुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, प्लुत स्वर जो है वो संस्कृत का है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो हिंदी के लिए बस ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही होते हैं। लेकिन जान लीजिए, प्लुत स्वर किसको कहते हैं? ओम। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, वही। अब देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। वह गया किसके आधार पर? उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर। अब है प्रयत्न के आधार पर। जीभ के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद हैं। किसके? स्वर के। तो जीभ की जो चेष्टा, मतलब जब हम बातें करते हैं, हमारे दांत हिलते हैं क्या? नहीं। एक तो होंठ ऊपर नीचे होता है, खुलता है, बंद होता है। या फिर मुंह के अंदर कौन सी चीज काम करती है? जीभ। ठीक है। तो जीभ के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद हैं। अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्यस्वर। अग्रस्वर में ये क्वेश्चन में आता है, ध्यान से सुनिए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, अग्रस्वर कहते हैं। तो जब आप लोग उच्चारण करके भी देख लीजिएगा, जब जीभ आपका ऊपर नीचे उठता है तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। उदाहरण: छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ये 4 हैं अग्रस्वर। ठीक है। ई, ए, ऐ। पश्चस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है, पश्चस्वर कहते हैं। तो पश्चस्वर में काम किसका है? जीभ के पिछले भाग का। और अग्रस्वर में जीभ के अगले भाग का। ठीक है। तो पश्चस्वर कौन कौन है? ओ,
छोटा ऊ, बड़ा ओ डबल लिखा है औ तथा अ। देखिए ये जो लास्ट में लिखा है ये आ लिखा है, ये अंग्रेजी का है, अंग्रेजी से हिंदी में लिया गया है, लेकिन ये इतना प्रचलित नहीं है। ठीक है, आप लोग बस ये याद रखिएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये सब पश्च स्वर। अब है मध्य स्वर। हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। तो मध्य स्वर में किसका काम है? जीभ के मध्य भाग का। और देखिए मध्य स्वर ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्वर है, वो है अ। और अग्र स्वर में क्या हो गया? ई ए ऐ। और पश्च स्वर में हो गया उ ओ औ। मध्य स्वर में अ। ये किसके आधार पर हुआ था? जीभ के प्रयत्न के आधार पर। पहले हमने देखा उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ, उसके बाद देखा हमने जीभ के प्रयत्न के आधार पर। तो क्या क्या थे? अग्र, पश्च, मध्य। अब देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर क्या क्या है? समृद्ध, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, मतलब हम मुंह को थोड़ा सा ही खोल के हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है? ई उ। जो अग्र स्वर थे वही क्या है? समृद्ध स्वर हैं। अब अर्ध समृद्ध, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, जैसे ए ओ। तो सबसे कम खुलता है कहाँ पर? समृद्ध में। और समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा मुंह कहाँ खुलता है? अर्ध समृद्ध में। ये हो जाएगा ए ओ। विवृत में क्या होता है? मुख पूरा खुलता है। ठीक है, जैसे आ, जब आप आ बोलेंगे ना, आ बोलने से क्या होता है? आपका मुंह पूरा खुलता है, तो वो होता है विवृत। तो विवृत क्वेश्चन में ज़्यादा आने का संभावना है क्योंकि इसमें बस एक है आ। अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, औ। ठीक है, तो ये थे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समृद्ध थोड़ा सा खुलता है, अर्ध समृद्ध थोड़ा से मतलब जो थोड़ा है समृद्ध उससे थोड़ा और ज़्यादा। उसके बाद अर्ध विवृत आप ले सकते हैं जिसमें कि आधा खुलता है मुंह, और अर्ध समृद्ध जो विवृत में पूरा खुलता है, जिसका उदाहरण है आ। ठीक है, अब देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, आपके होंठ के मतलब खुलने बंद होने के आधार पर। ठीक है, अपने होंठ की आकृति में क्या क्या है? वृत्ताकार, अवृत्ताकार, उदासीन, ये 3 हैं, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है। जैसा आप बोलेंगे ना ऊ ओ औ, तो आपका होंठ ना आप फील कीजिएगा कि आपका होंठ ना गोल जैसे लग रहा है। ठीक है, मतलब आप आईना में कभी देखना ऊ ओ औ बोलते हुए आपका जो होंठ है वो गोल दिखेगा। ठीक है, अब अवृत्ताकार क्या है? इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, मतलब गोल नहीं होती है। ठीक है, ई ए ऐ, इसमें गोल नहीं होती है। अब उदासीन क्या है? अ स्वर के उच्चारण में होंठ उदासीन रहते हैं, ना ही वे वृत रहते हैं ना ही वे अवृत रहते हैं। अ। ठीक है, उच्चारण करके देखिएगा, इसे याद भी रखिएगा। उदासीन स्वर क्या है? अ। अब देखते हैं व्यंजन के बारे में। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण को हम मतलब सिर्फ व्यंजन वर्ण को हम बोल नहीं सकते हैं, किसके सहारे बोलेंगे? स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्ण को हम बोलते हैं। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। प्रयत्न के आधार पर देखते हैं स्पर्श व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। उसके बाद है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उसके बाद नासिक्य, फिर पार्श्विक,
फिर लुंठित, उत्क्षिप्त, अर्धस्वर। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनके स्पर्श करती हुई बाहर आती हो, जैसे क, च, ट, त, प। इसमें हलंत लगेगा। देखिए, व्यंजन में हमेशा हलंत लगाना जरूरी है हिंदी में। वर्गों की प्रथम 4 ध्वनियां। तो क्या क्या हो गया? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये सब क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन। मतलब जब आपके मुख के दो भिन्न अंग एक दूसरे को छू रहे हैं और उसी के दौरान वायु के क्या होता है? वायु उनके स्पर्श करती हुई बाहर आती है, तब वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब संघर्षी व्यंजन क्या है? जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ग, ज, फ, स। ठीक है, क्या हो गया? देखिए यहाँ पे क नहीं है। क कहाँ है? क है स्पर्श में। अब ख है संघर्षी में, फिर ग है संघर्षी में, ज भी संघर्षी में, और प है यहाँ पे स्पर्श में, लेकिन फ है यहाँ पे संघर्षी में, और 3 जो स हैं वे भी आएंगे संघर्षी में। फिर है स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो, जैसे च, छ, ज, झ। ये 4 हैं स्पर्श संघर्षी। ये सब इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, क्या पता कि पूछ दे। नासिक्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर आती है, जैसे क, ख, ग, घ के बाद क्या आती है? व, न्य, ण, न, म। ये जो लास्ट वाले हैं। ठीक है। क, ख, ग, घ, वो है नासिक्य। च, छ, ज, झ, न्य है नासिक्य। ट, ठ, ड, ढ, ण है नासिक्य। त, थ, द, ध, न है नासिक्य। प, फ, ब, भ, म है नासिक्य। देखिए, जब हम ये बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम नाक से बोल रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? नासिक्य व्यंजन। फिर है पार्श्विक व्यंजन। ये पूछा जाता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है। ल, ल। आप ल बोल के देखिएगा, ऐसा लगता है कि मतलब जीभ और जो मतलब मुख का जो मध्य है वो मिलके ना वायु का जो द्वार है वो अवरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो ल हो जाएगा पार्श्विक। लुंठित, ये भी एग्जाम में आता है। जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, जैसे र, र, र। आप बोलेंगे र। ठीक है, ये हो गया लुंठित। देखिए, लुंठित का शुरुआत है ल से, लेकिन यहाँ पे होगा र और पार्श्विक में होगा ल। इसे याद रखिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे द, तो द उत्क्षिप्त व्यंजन है, इसे याद रखिएगा। अर्धस्वर य और वो आप सबको पता होगा। ये स्वर वो व्यंजन के बीच का है, य व। ठीक है, 2 ही अर्धस्वर होते हैं, य व। अब उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद।
ये इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी देख लीजिए। यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से हो, जैसे ह और दंत्य स। जिह्वा मूल्य भी नहीं पूछा जाता है, क ख ग। कंठ्य पूछा जाता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होता है, इनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। ठीक है, जैसे क वर्ग, तो क ख ग घ म, ये क्या होते हैं? कंठ्य व्यंजन। तालव्य क्या होते हैं? कठोर तालु, जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्र भाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है, जैसे क वर्ग, य और स। यहाँ कंठ्य में क्या हुआ कि जीभ का पश्च भाग कोमल तालु। ठीक है, पश्च भाग कोमल तालु कंठ्य। तालव्य है अग्र भाग कठोर तालु, वहाँ पे था पश्च भाग कोमल तालु, यहाँ तालव्य में है अग्र भाग कठोर तालु। और देखिए तालव्य में क्या क्या आएंगे, यहाँ पे क नहीं होगा, त होगा। ठीक है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, च वर्ग। तो तालव्य में क्या होगा? च वर्ग आएगा और साथ में य और तालव्य स आएगा। तो तालव्य स तो याद हो जाएगा क्योंकि तालव्य लिखा है और स। ठीक है, तालव्य स। और य जो है, य भी हो जाएगा आपका तालव्य व्यंजन। ठीक है, मूर्धन्य में क्या होता है? जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है। ठीक है, जीभ क्या करती है? मूर्धा का स्पर्श करती है। त वर्ग होते हैं और यहाँ पे मूर्धन्य स। ठीक है, वश्च, जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वल्स या ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से हो, न, र, ल। ये भी पूछा नहीं जाता है। दंत्य देख लीजिए, पूछा जाता है कि दांत की सहायता से जब उच्चारण होता है तब हम उसे दंत्य कहते हैं। त वर्ग होता है त थ द ध न और दंत्य स। ये और दंतोष्ठ्य, अब यहाँ पे जीभ दांतों को लगती है तथा होंठ भी कुछ मुड़ते हैं, जैसे व और फ। व फ, ये है दंतोष्ठ्य। ये पूछे जाते हैं, आप उदाहरण जो है इनको याद रखिएगा, नहीं तो लिख लीजिए कहीं पे। दंतोष्ठ्य क्या है? व फ। ओष्ठ्य क्या है? प वर्ग, दोनों होंठ परस्पर स्पर्श करते हैं और जिह्वा जो है निष्क्रिय रहती है। ओष्ठ्य क्या है? प वर्ग, प फ ब भ म। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर, अब कंपन के आधार पर देखते हैं क्या होते हैं कि घोष और अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां घोष होती हैं। जो क च ट त प ये वर्ग है ना, इनकी अंतिम 3 ध्वनियां। ठीक है, तो 5-5 होते हैं एक एक वर्ग में। क ख छोड़ देने से बाकी 3, ग घ व। च छ छोड़ के ज झ ञ। तो ये अंतिम 3 ध्वनियां क्या होते हैं? घोष होते हैं। घोष भी कह सकते हैं आप, सघोष भी कह सकते हैं। उसके बाद है अघोष, जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां अघोष होती हैं। अब सघोष अगर 3-3 चले गए अंतिम में से, तो बचे कौन? प्रथम के 2-2, वे 2 क्या होते हैं? अघोष। तो जब भी आप वर्ग लिखेंगे क वर्ग च वर्ग, तो स्टार्टिंग में जो 2 होते हैं वो होते हैं अघोष और उसके बाद जो 3 होते हैं एंडिंग में वो होते हैं सघोष। श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण है जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहती हैं और ये ध्वनियां ह रहित होते हैं। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी, यह है अल्प प्राण। तो वर्ग के कौन कौन? पहली, तीसरी, पांचवी,
1 3 5, ठीक है, 1 3 5 ये क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है? 1 3 5, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के पहली, तीसरी, पांचवी ध्वनियां। तो 1 3 5 गए तो बचे कौन? 2 और 4। तो 2 और 4 कहाँ आएंगे? महाप्राण में आएंगे, जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और पांचवी ध्वनि महाप्राण होती है। अब संयुक्त व्यंजन देखिए, टोटल 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, स्र और ज्ञ। अयोगवाह कितना होते हैं? 2 होते हैं, अंग, अह, लेकिन यहाँ पे अ भी लिखा है। साधारणतः अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, अतः स्वर व व्यंजन के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वर, अनुनासिक। अनुस्वर क्या है? ऊपर बिंदी देते हैं ना, क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। रंक, पंक, ठीक है। और है अनुनासिक। इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से मिलकर निकलता है। जैसे हंसना, 5। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अगर वायु केवल नाक से निकले तो क्या होगा? अनुस्वार। और जब मुख और नाक मतलब केवल नाक से निकले तो अनुस्वार, और मुख और नाक दोनों मिले तो क्या होगा? अनुनासिक, ठीक है। ये छोटा सा दिख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब वायु केवल नाक से निकले तो क्या होगा? अनुस्वार होगा। मुख और नासिका दोनों से मिलकर निकलेगा तो क्या होगा? अनुनासिक। तो वर्ण से संबंधी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको व्याकरण के और कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है आप बोलिए, मैं वीडियो बना के डाल दूँगी।